चुनाव से ठीक पहले दो चीजों की अहमियत बहुत अधिक होती है, वादों और दावों की। जो दल सत्ता में रहता है वो अपने काम को लेकर आंकड़ों के जरिए दावे करता है और विपक्षी दल वादों के जरिए लोगों के बीच या वोटर के बीच जगह बनाने की कोशिश करते हैं। अब तक के चुनाव में विपक्षी दल अपनी विचारधारा और एजेंडे को केंद्र में रखकर मैनिफेस्टो तैयार करते थे, लेकिन इस बार विपक्ष के मैनिफेस्टो में एक खास पैटर्न देखा गया, जिसमें तीन चीजें बेहद अहम हैं। पहला, 10 साल में जो काम हुए उसका विरोध। इसमें दो तीन चीजें खास हैं। विपक्ष की तकरीबन सभी पार्टियों ने एक सुर में बीजेपी के उन फैसलों को पलटने का विरोध किया है जिसे बीजेपी अपनी बड़ी उपलब्धि बताती है या मानती है। दूसरा फैक्टर, लोगों के लिए योजनाओं की जगह बड़े बड़े ऐलान। ऐसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत की राजनीति में फ्रीबीज का एक चलन शुरू हो चुका है। आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों ने इसे बढ़ावा दिया और अब बड़े बड़े वादों के जरिए या फ्री घोषणाओं के जरिए वोटर्स को लुभाने की कोशिश हो रही है। तीसरा बड़ा पैटर्न, संविधान को खतरा या देश के माहौल को लेकर डर का जिक्र है। बीजेपी का कहना है कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां दंगे नहीं हो रहे हैं। केंद्र में पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है और इस दौरान भारत का कद विश्व पटल पर बढ़ा है, ये दावा। लेकिन तकरीबन विपक्षी दलों ने अपने मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र किया है कि भारत का संविधान खतरे में है। आज पटना में आरजेडी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता से कई बड़े वादे किए हैं। इसमें पार्टी की ओर से 24 वचन दिए गए। आरजेडी ने 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया। इसी के तहत 30 लाख रिक्त पद यानी जो खाली पद हैं उनको भरने के अलावा 70 लाख पदों का सृजन करने का वादा किया गया है। साथ ही रक्षाबंधन पर गरीब परिवारों की बहनों को 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। ये वादा कांग्रेस के भी घोषणा पत्र में था। गैस सिलेंडर का दाम 500 रुपए फिक्स किया जाएगा। आरजेडी ने यह भी ऐलान किया पुरानी पेंशन योजना को लागू करने और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का वादा भी आरजेडी के घोषणा पत्र में है। आरजेडी ने घोषणा पत्र में राज्य को विशेष पैकेज देने की बात कही है और साथ ही 10 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलवाने का वादा भी किया है। वहीं अग्निवीर योजना का जिक्र भी है। अग्निवीर योजना को बंद करने और ड्यूटी के दौरान मारे गए अर्धसैनिक बलों के जवानों को शहीद का दर्जा देने की बात भी आरजेडी के घोषणा पत्र में है। इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। 1 करोड़ नौकरी पूरे देश में। पूरे देश में 30 लाख नौकरियां जो है रिक्त पड़ी है, उसको तो भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन 70 लाख नौकरी का जो है पदों का हम लोग सृजन करेंगे। तो आरजेडी के इस घोषणा पत्र को लेकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और फिलहाल एनडीए के साथी जीतन राम मांझी ने चुटकी ली है। जीतन राम मांझी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि राजद के घोषणा पत्र में शायद कुछ बातें छूट गई हैं जो निम्नलिखित हैं। लिखा कि भारत में अमेरिका का विलय करेंगे, सूरज पश्चिम से उगाएंगे, समुद्र के पानी को मीठा बना देंगे, पहाड़ हवा में उड़ेगा। अब जब तेजस्वी यादव जी को पता है कि उनकी सरकार बन ही नहीं रही है तो वो कुछ भी घोषणा कर सकते हैं। इस ट्वीट के जरिए जीतन राम मांझी ने चुटकी ली है और आरजेडी के वादों को असंभव बता दिया है। इतना ही नहीं, एनडीए के तकरीबन सभी साथियों ने आरजेडी के घोषणा पत्र पर निशाना साधा है। उनके जमाना में बिजली नहीं, पानी नहीं, अस्पताल में अच्छी व्यवस्था नहीं, पढ़ाई की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं। तो जो उनका घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है, कभी कुछ उन्होंने किया ही नहीं। इसलिए आगे कुछ करने का जो वादा करते हैं उसमें कोई दम नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल कभी परिवर्तन पत्र जारी करता है, कभी संकल्प जारी करता है, कभी प्रण हमारा जारी करता है। अपनी बात पर कायम नहीं रहता है। जैसे हम निश्चय वाले हैं, कमिटमेंट वाले हैं, निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2, तो स्वाभाविक है अपना रामा दामा और दूसरे का गिरधामा, लेना न देना छुच्छे फूलेना वाला हाल है। अगर 1 करोड़ लोगों को नौकरी ये दे सकते हैं तो एक लंबे समय तक इन्हीं के परिवार के लोग बिहार की सत्ता में रहे और उस वक्त कैसे नौकरियां बांटी गईं ये हम में से किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। चुनावी समय में वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, बातें बड़ी बड़ी कही जाती हैं, पर हकीकत जब खुद सत्ता में आते हैं
तो उसके बाद पता चलता है, फिर बहाने बनाए जाते हैं। फिर कहा जाता है कि हमने गठबंधन की सरकार नहीं तो अपनी सरकार के लिए कहा था। ये तमाम बातें कही जाती हैं। ये सबको समझ में आ रहा है कि भैया खाने के दांत कौन से हैं और दिखाने के दांत कौन से हैं। तो ये तो हुई आरजेडी की बात। अब जैसा आपको बताया हमने कि इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने तकरीबन एक पैटर्न में घोषणा पत्र जारी किया है। अब उनका घोषणा पत्र भी देख लीजिए। अग्निवीर स्कीम का कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जिक्र किया है। कांग्रेस ने वादा किया सरकार बनी तो इस योजना को यानी अग्निवीर योजना को खत्म कर दिया जाएगा, जैसा कि आरजेडी ने भी आज किया। इतना ही नहीं, सीडीएस के पद को लेकर भी कमेटी बनाने की बात कांग्रेस ने कही है। आपको याद होगा कि यह पद मोदी सरकार में ही सृजित हुआ और अब सीडीएस सेना के तीनों अंगों को साथ में लेकर काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में संविधान को खतरा बताया, साथ ही उसी पैटर्न के हिसाब से डर और भय का जिक्र किया। उसे खत्म करने का वादा भी कांग्रेस की तरफ से किया गया। आरजेडी की तरह ही कांग्रेस ने भी 30 लाख पदों को भरने का बड़ा ऐलान किया। साथ ही पेपर लीक के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट और सरकारी परीक्षा के लिए फीस खत्म करने का वादा भी है। तमिलनाडु की पार्टी डीएमके ने भी सरकार बनने पर धारा 370 फिर से बहाल करने की बात कह दी है। ये साफ साफ विपक्ष का मैनिफेस्टो जिसमें एंटी मोदी नरेशन दिख रहा है, दर्शाता है। डीएमके साउथ की पार्टी है, लेकिन मोदी सरकार के फैसले का विरोध करते करते डीएमके ने अपने घोषणा पत्र में धारा 370 को भी जगह दे दी है। सोचिए, एक क्षेत्रीय पार्टी की तरफ से इसका जिक्र किया गया है। कांग्रेस की ही तरह डीएमके ने भी देश में संविधान को खतरे में बताया। डीएमके ने अपने घोषणा पत्र में लिखा कि पिछले 10 साल में देश का माहौल खराब हुआ है। इन सब से इतर लेफ्ट ने अपने घोषणा पत्र में तो न्यूक्लियर और बायोलॉजिकल वेपन को ही खत्म करने का ऐलान कर दिया है, जिसे लेकर पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। अब इंडिया अलायंस में शामिल एक और दल ने देश के खिलाफ बहुत खतरनाक ऐलान किया है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, जिस पोखरण की धरती ने भारत को परमाणु शक्ति से संपन्न किया, अब इंडिया अलायंस का कहना है कि हम भारत के परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे, दरिया में डुबो देंगे। ऐसे में विपक्षी दलों को यह सोचना चाहिए कि जनता को लुभाने की कोशिश में वो जो वादे और दावे कर रहे हैं उसमें फ्रीबीज, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मसलों का खास ध्यान रखा जाए। ये तमाम सवाल भी लगातार उठ रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए महज 5 दिनों का वक्त बाकी है। 19 अप्रैल को जिन सीटों पर वोटिंग होनी है उसके लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। शाह आज कन्याकुमारी के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने रोड शो किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। संबोधन के दौरान अमित शाह ने तमिलनाडु की डीएमके सरकार को श्रीराम और सनातन का विरोधी बताते हुए जमकर हमला बोला। इस दौरान अमित शाह ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और 10 साल में हुए कामों का जिक्र भी किया। तमिल संस्कृति और तमिल गौरव को पूरे देश में और दुनिया में आगे बढ़ाने के लिए हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने बहुत काम किया है। एआईडीएमके एडीएमके ने रैंपड करप्शन कर तमिलनाडु के विकास को रोका है। मैं इस चुनाव के लिए अपील करने आया हूं कि एआईडीएमके डीएमके को दोनों को छोड़कर भारतीय जनता कच्छी को वोट देकर मोदी जी का हाथ मजबूत करिए। अब एक बार कन्याकुमारी लोकसभा सीट का सियासी गणित समझ लेते हैं। इस बार कांग्रेस ने विजय वसंत और बीजेपी ने राधाकृष्णन को मैदान में उतारा है। एआईडीएमके की तरफ से पसिलियन नाजरीत पर दांव खेला गया है। कन्याकुमारी लोकसभा सीट पर 2014 में जहां बीजेपी उम्मीदवार राधाकृष्णन ने अपना परचम लहराया था, वहीं 2019 में सीट पर कांग्रेस के नेता वसंत कुमार ने बाजी मारी थी। अगस्त 2020 में वसंत कुमार के निधन के बाद 2021 में इस सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस के नेता विजय कुमार ने बीजेपी के राधाकृष्णन को मात दी थी। विजय कुमार कन्याकुमारी सीट के दिवंगत सांसद वसंत कुमार के ही पुत्र हैं और समझा जाता है कि उन्हें चुनावों में सहानुभूति लहर का भी लाभ मिला था।
कन्याकुमारी लोकसभा सीट पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण भी खूब देखने को मिलता है और यहाँ की आबादी में लगभग 48% से ज्यादा हिंदू हैं तो 46% वोटर्स ईसाई हैं। मुसलमान और ईसाई वोटर्स मिलाकर 51% का आंकड़ा पार कर लेते हैं और किसी उम्मीदवार को विजयी बनाने या हराने में अहम भूमिका उनकी होती है। यही वजह है कि सीट पर कई बार कांटे की टक्कर देखने को मिलती है और इस बार भी इस तरह की टक्कर दिख सकती है। अब बात करते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, जिन्होंने आज चुनाव प्रचार के लिए छत्तीसगढ़ के वो बस्तर पहुंचे, जगदलपुर पहुंचे, जहां मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। राजनाथ सिंह ने दंतेवाड़ा जिले के गीदम में जनसभा को संबोधित किया। बस्तर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी महेश कश्यप भी इस दौरान मौजूद रहे। राजनाथ सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए केंद्र में बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर घोटालों का आरोप लगाते हुए निशाना साधा, भूपेश सरकार का जिक्र किया और गोठान घोटाला, गोबर घोटाला, पशुधन के चारों में भी घोटाले की बात कही है। वहीं बस्तर लोकसभा सीट पर आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी चुनाव प्रचार किया। राहुल गांधी ने बस्तर के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में जनसभा को संबोधित किया और एक बार फिर से देश से गरीबी मिटाने का वादा किया। केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी, दूसरी राजनीतिक पार्टियां बहुत सारे वादे जनता से करती हैं चुनाव के दौरान, और मैं समझता हूं कि जितने वादे कांग्रेस ने अब तक देशवासियों के साथ किए हैं, यदि आंशिक रूप से उन्होंने पूरा कर दिया होता तो भारत पता नहीं वर्षों पहले दुनिया का धनवान देश बन गया होता, दुनिया का ताकतवर देश बन गया होता। और हालत आपने नेताओं की देखी होगी, जनता में नेताओं के बारे में क्या धारणा बनी हुई थी। अरे साहब, नेताजी हैं, नेताजी का मतलब झूठ बोलते हैं, नेताजी हैं, ये तो कह रहे हैं, करेंगे नहीं, यह धारणा बनी हुई थी। बहनों भाइयों, किसी राजनीतिक पार्टी के नेता के बारे में धारणा होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता के बारे में धारणा नहीं हो सकती है। सबसे पहला काम बेरोजगारी, इस पर हम जबरदस्त एक्शन लेने जा रहे हैं। 30 लाख सरकारी वैकेंसीज है, नरेंद्र मोदी जी इनको भरते नहीं। इन 30 लाख वैकेंसीज को हमारी सरकार बनते ही हम आपके हवाले कर देंगे। तो बस्तर लोकसभा सीट को समझिए भी अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए आरक्षित है। इसे बीजेपी की परंपरागत सीटों में से एक माना जाता है। यहां पर बीजेपी 1998 से 2014 तक लगातार 6 बार जीत मिली, लेकिन 2019 के चुनाव में यहां कांग्रेस के हाथों बीजेपी हारी। 19 में कांग्रेस के दीपक बैज, जो समय प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको 4,02,527 वोट मिले थे। बीजेपी के बैदूराम कश्यप को 3,63,545 वोट मिले। बलराम कश्यप यहाँ के बहुत बड़े नेता रहे, बीजेपी के सांसद रहे लगातार कई बार। उनके बेटे को भी बीजेपी ने टिकट दिया था। 2014 की बात करें तो बीजेपी के दिनेश कश्यप, उन्हीं के परिवार से 3,85,829 वोट उनको मिले और कांग्रेस के दीपक कर्मा को 2,61,470 वोट मिले थे। कर्मा फैमिली से आते हैं और इस बार समीकरण अलग दिख रहे हैं, प्रत्याशी भी अलग हैं। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में 400 से अधिक सीटों पर प्रचंड जीत के लिए भाजपा ने पूरा जोर लगा दिया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक अलग अलग राज्यों में बड़ी रैलियां कर रहे हैं, रोड शो करके अपने टारगेट को पार करने में जुटे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पीएम मोदी के मिशन 400 प्लस के टारगेट को पूरा करने के लिए लगातार लगे हुए हैं। यूपी की 80 लोकसभा सीटों को बीजेपी के खाते में जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ औसतन हर रोज 3 जिलों का दौरा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। और यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के बाद देश भर में बीजेपी कैंडिडेट्स के बीच योगी आदित्यनाथ की खास डिमांड दिख रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 40 प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार कर चुके हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ अब तक यूपी की 25 से अधिक सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रबुद्ध सम्मेलन, जनसभा और रोड शो कर चुके हैं। योगी के भाषण में जहां कांग्रेस इंडिया अलायंस पर जोरदार हमला है, तो वहीं गुड गवर्नेंस और यूपी में हुए बदलाव का जिक्र बतौर उपलब्धि भी है। साथ ही योगी आदित्यनाथ जिस मुखरता से राष्ट्रवाद और सनातन के मुद्दे पर बोलते हैं, उसे लेकर जनता में अच्छा खासा क्रेज भी लगातार देखा जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज एक दिन में मुरादाबाद, पीलीभीत और नैनीताल में जनसभाएं की। एक और कश्मीर में धारा 370 हटाने का काम किया, क्या ये काम सपा बसपा के लोग या कांग्रेस के लोग कर पाते? बहनों और भाइयों, 3 तलाक की कुप्रथा को क्या कांग्रेस और सपा बसपा के लोग समाप्त कर पाते? और
अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण क्या ये लोग कर पाते क्या? आज तो संकट उन्हीं लोगों में है जो भ्रष्टाचारी है। आज संकट उन्हीं के लिए है जो दुराचारी है। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए जो खतरा था, संकट उसके लिए है। अब आप देखते होंगे, हम लोगों ने तो एक ही बात कही है यूपी में, भाई देखो, अगर कोई बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा तो दो ही जगह होगी, या तो जेल होगा या जहन्नुम होगा, तीसरी जगह नहीं मिलने वाली। बहनों और भाइयों, ये बीजेपी की सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। आज आप देखते होंगे, माफिया या अपराधी या तो जेल में है या जहन्नुम में है ना? कहीं सिर उठा करके किसी व्यापारी को या किसी बेटी को जबरन उठाने या धमकी देने का दुस्साहस कोई कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? करेगा तो क्या होगा, मालूम है ना? तो बहनों और भाइयों, ये सुरक्षा केवल बीजेपी दे सकती है, वे लोग नहीं दे सकते जो इन अपराधी और माफियाओं को अपने गले का हार बना करके लेकर के चलते थे, इनके सामने नाक रगड़ते थे। दरअसल एक दशक पहले जहां देश भर के राज्यों में योगी आदित्यनाथ की छवि फायरब्रांड हिंदुत्ववादी नेता के रूप में थी, वहीं अब उनकी पहचान एक कुशल प्रशासक के तौर पर है। विकास, निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, कानून व्यवस्था, लोक कल्याणकारी योजनाओं को लेकर यूपी की इमेज सुधरी है, बदली है, जिसका क्रेडिट योगी आदित्यनाथ को दिया जाता रहा है। वहीं बीजेपी के साथ कांग्रेस भी 2024 के लिए जोर लगाती दिख रही है। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी आज उत्तराखंड पहुंची। प्रियंका गांधी ने आज देवभूमि में 2 कार्यक्रमों को संबोधित किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने न सिर्फ केंद्र सरकार पर निशाना साधा, बल्कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का जिक्र करते हुए वोट की अपील की। मैं सबको बताना चाहती हूँ, आप केस डाल दो, संसद से निकाल दो, घर से निकाल दो, आप कभी भ्रष्टाचारी बोलो, तमाम केस डालो, एजेंसियों को हमारे पास भेज दो, नहीं तो 70 साल की माता जी को भेज दो इन्हीं के पास पूछताछ कराने के लिए। किसी को, मेरे पति को भेज दो, मेरे भाई को भेज दो, हमारे पूरे परिवार को भेज दो, हम कोई परिवार नहीं है। आप धन का इस्तेमाल करते हो सत्ता के लिए। आप माता के उपासक नहीं हो, आप सत्ता के उपासक। जो आप देख रहे हैं वो सच्चाई नहीं है, तो अपने अनुभव पर उतरिए, अपनी असलियत को समझिए, और जो नेता आपके सामने हैं, जो धर्म की बातें करते हैं लेकिन धर्म का इस्तेमाल करते हैं वोट लेने के लिए, उनको समझिए। परख लिया आपने, देख लिया है। इस बार जनता की सरकार बननी चाहिए। इस बार उस बेरोजगार नौजवान की सरकार बननी चाहिए, उसको रोजगार मिलना चाहिए। इस बार एक ऐसी सरकार बननी चाहिए जो सर्वप्रथम, जिसके लिए सर्वोपरि आप है। मेरठ लोकसभा सीट की बात करते हैं, जहां बीजेपी ने इस बार टेलीविजन के श्रीराम अरुण गोविल को उम्मीदवार बनाया है। मेरठ से बीजेपी को जीत दिलाने के लिए अरुण गोविल पूरी ताकत के साथ मैदान में डटे हुए हैं और मेरठ में घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज एक दलित परिवार के घर पहुंचे, उनका स्वागत आरती उतार कर किया गया और उसके बाद उन्होंने भोजन किया। यहाँ पर बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत सम्मान मिल रहा है और ये बताता है कि मेरे प्रति और चुनाव के प्रति लोगों में कितना उत्साह है, मोदी जी के प्रति लोगों में कितना उत्साह है, योगी जी के प्रति कितना उत्साह है लोगों में चुनाव। तो 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होना है। तकरीबन सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। वहीं आज पंजाब और हरियाणा की लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस सीसी की बैठक हुई। जानकारी के अनुसार कुछ नामों पर मुहर लग गई है, जिसमें हरियाणा की मंडी से, दरअसल हिमाचल प्रदेश की मंडी से विक्रमादित्य सिंह को उतारने का फैसला लिया गया है और माना जा रहा है कि इस फैसले से मंडी लोकसभा सीट पर अब कांटे की टक्कर दरअसल कंगना रनौत और विक्रमादित्य के बीच देखी जाएगी। ठीक है, हमने जो 2-3 नाम शॉर्टलिस्ट किए थे उस पर चर्चा हुई है, उनके सामने हमने नाम रखे हैं और हाईकमांड खड़गे जी क्या उस पर फैसला करते हैं, किसके ऊपर टिक लगाते हैं, वो अब उन पर निर्भर करता है। हमारे सभी कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स थे उनका मानना है कि इस बार एक नौजवान को मैदान में उतारा जाए, तो विक्रमादित्य का नाम पर सहमति हुई है
और वो नाम भी आज डिस्कशन में आया है, तो वो नाम भी हमने खड़गे जी के समक्ष रखा है और शीघ्र ही वो उसको फाइनल कर देंगे। तो मंडी से बीजेपी ने कंगना रनौत को उम्मीदवार बनाया। कंगना लगातार प्रचार कर रही हैं। इस दौरान कंगना का अलग अलग अंदाज दिख रहा है। आज भी कंगना ने मंडी में लोगों के साथ डांस किया। कंगना का उत्साह गजब दिखा इस समय। कंगना रनौत इस दौरान हिमाचली डांस करते हुए नजर आई हैं। हालांकि इससे पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिस पर उन्होंने राहुल गांधी और विक्रमादित्य पर निशाना साधा था। इसके बाद विक्रमादित्य ने भी तीखा हमला बोला था उन पर। हमारे देश ने कांग्रेस की सरकार को ठुकरा दिया है। अब वो बीता हुआ एक जमाना बन गया है जिससे भारतवर्ष बहुत आगे निकल चुका है। खत्म हो चुकी है वो भ्रष्टाचार वाली दुनिया जब हम सिर्फ घोटालों के ही बारे में सुना करते थे। ये घोटाला, चारा खा गए गांव का, बिजली का कोयला खा गए, और तो और ये संचार के साधनों को खा गए, सब खा गए। चले गए हैं वो जमाने। अब आजकल के जमानों को देखिए, भारतवर्ष हर चीज में आगे निकल रहा है, चाहे वो सुरक्षा में हो, चाहे वो चंद्रयान हो, चाहे वो G20 हो, चाहे वो महिलाएं वायुसेना में हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो किसान क्रांति हो, चाहे वो महिला सशक्तिकरण हो। हर एक रेस में हमारा भारत सबसे आगे निकल रहा है। तो फिर हमसे ऐसी क्या गलती हो गई हिमाचल प्रदेश में कि हम अभी भी कांग्रेस की पीड़ा से यहाँ पे पीड़ित हैं।